हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सबसे पहले तो थैंक यू सभी लोगों को जिन्होंने भी लिंक को शेयर किया। और आज भी आप लोगों के लिए सेम ही टास्क रहने वाला है कि लिंक को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे वो लोग भी हमारे साथ करेंट अफेयर्स में जुड़ सकें। सो आज हम बात करेंगे 3 अप्रैल के करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हमें कुछ जीआई टैग पे बात करनी है। मध्य प्रदेश की 6 ऐसी साइट्स हैं जिनको टेंटेटिव यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है, उन साइट को हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा आरबीआई ने एक नया पोर्टल या एक नई एप्लीकेशन लॉन्च करने के बारे में विचार किया है, उस पर हमें डिस्कशन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है न्यूज़ में, वो देखेंगे। फिर रिवीजन क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे आ रहा है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ तो डेली करेंट अफेयर्स हमारा मॉर्निंग 8 AM पर होगा अब से, ठीक है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीयूटी, स्टेट एग्जाम और यूपीएससी के लिए बेनिफिशियल होगा। और बहुत जल्दी हिस्ट्री एंड साइंस की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। एंड साइंस की जो स्पेशल सीरीज है वो बिल्कुल आपको मदद करेगी आपके टेक्नीशियन एग्जामिनेशन में, क्योंकि उस लेवल का हम साइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी उसको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं। सिंपली आप सर्च कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके है इतनी चीज़ें, तो स्टार्ट कर लें। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। तो पहली पर्सन है शेफाली शरण। ये है शेफाली शरण और इन्हें प्रिंसिपल डायरेक्टर बनाया है पीआईबी। हम अपने जो मैक्सिमम न्यूज़ कवर करते हैं वो पीआईबी से तो करते हैं। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल शेफाली शरण को बनाया है और ये 5th नंबर की महिला है, 5th नंबर की वीमेन है जो इस पद पर पहुंची हैं या फिर पीआईबी के इस पोजीशन को होल्ड कर रही हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो मनीष देसाई जी को इन्होंने रिप्लेस किया है क्योंकि इनका रिटायरमेंट हो गया था। अब यहाँ पे जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब पीआईबी है, इसका फॉर्मेशन ब्रिटिश एरा में होता है। 1919 में इसका फॉर्मेशन होता है। बाद में जब देश आज़ाद हो जाता है तो इसे फिर से रिवाइव किया जाता है, रिवैम्प किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अब बात करते हैं पहले इंडियन जिन्होंने ब्यूरो एज अ प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर होल्ड किया था। मतलब पहले ऐसे इंडियन पर्सन जिन्होंने ऊंची ओहदे को हासिल किया था पीआईबी में, वो कौन है? जे नटराजन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये कौन है भाई? मीराबाई चानू है, सब लोग जानते हो इनको। क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है और टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। तो सिल्वर मेडलिस्ट, टोक्यो ओलंपिक में मेडलिस्ट रही हैं और इन्होंने ये पहली ऐसी वेट लिफ्टर बन गई है इंडिया में जिसको पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया गया। तो मीराबाई चानू बिकम्स द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक। रिसेंटली IWF वर्ल्ड कप फुकेट थाईलैंड में हो रहा था, उसमें इन्होंने कम्पीट किया और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई हैं, ठीक है, मीराबाई चानू। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है जुडिथ सुमिनावा तुलुका। ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है। कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाओगे तो यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको इस सेंटर में दिख रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। यहाँ की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है जुडिथ सुमिनावा तुलुका। अब इस एरिया की अपनी एक बहुत खास बात है। एक तो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक रिवर देखने को मिलेगी जिस नदी का नाम है कॉन्गो रिवर। और कॉन्गो नदी एक ऐसी नदी है जो हमारी इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा को 2 बारी कट करती है। तो इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करने वाली नदी कॉन्गो रिवर है और उसी कॉन्गो रिवर के किनारे सिचुएटेड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कैपिटल, जिसका नाम क्या है? किंशासा। तो ये जो कैपिटल है ये कॉन्गो रिवर के किनारे ही आपको देखने को मिलेगी। नाइल रिवर जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फ्लो होती है, नाइल रिवर के बाद 2nd नंबर की अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी आपकी कॉन्गो रिवर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत लंबे समय तक हमारे तरह ये लोग भी गुलाम थे और इनको भी 1960 में आप देखेंगे बेल्जियम से आज़ादी मिली थी, ठीक है। फिर 1971 में कंट्री ने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ जायरे किया और फिर 1997 में अपना नाम चेंज करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कर लिया, ठीक है। कॉन्गो रिवर 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में नाइल रिवर के बाद। अब बात करते हैं कॉन्गो रिवर एकमात्र ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बारी कट करती है। करेंसी क्या है कॉन्गो की? तो कॉन्गो फ्रैंक यहाँ पे करेंसी है। एंड कॉन्गो के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है फेलिक्स सिसिकेदी। ये इसके प्रेसिडेंट है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द कॉन्गो।
चलिए अब बात करते हैं टेंटेटिव लिस्ट के बारे में। अभी यूनेस्को की हेरिटेज साइट उनको दर्जा नहीं मिला है, केवल टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड की गई हैं। 6 ऐसी साइट है, वो भी कहाँ से है, मध्य प्रदेश से है। तो 6 न्यू साइट फ्रॉम मध्य प्रदेश हैव फाउंड प्लेस इन द टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो 6 साइट कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पर लिस्ट देख पाएंगे। ग्वालियर का किला, जिनको किलों का किला, किलों का राजा, जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो वो ग्वालियर का फोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोरिक ग्रुप ऑफ धमनार भोजेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबल वैली, चंबल वैली की जो आसपास के एरिया में जो रॉक साइट्स हैं उनको हेरिटेज लिस्ट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। खूनी भंडारा, ठीक है, खूनी भंडारा, इसका रिलेशन मुगल एरा से है, आप दिखाएंगे अभी। बुरहानपुर, बुरहानपुर एंड द गौंड मोन्यूमेंट ऑफ द रामनगर मंडला, तो गौंड ट्राइब आपको पता है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये कुछ साइट्स हैं जिनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ही है आपका खूनी भंडारा। तो खूनी भंडारा से ऐसा मत समझिएगा कि खून का भंडार है, नहीं, ये वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। जैसे कि धौलावीरा, जब हम एंशियंट साइट के बारे में बात करते हैं धौलावीरा के बारे में, तो धौलावीरा को भी हम क्यों जानते हैं, उसकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानते हैं, राइट, क्योंकि मनसर और मनहर नदियों के बीच में धौलावीरा था और बहुत सारे टैंक हमको मिलते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आपको 8 वाटर वर्क या टैंक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसको तैयार किसने करवाया था, बुरहानपुर में है ये खूनी भंडारा, और इसको तैयार करवाया था किसने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। मतलब जैसा कि मैंने कहा मुगल एरा से इनका रिलेशन है और पर्शियन आर्ट फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ग्वालियर का किला है, ठीक है। इसको 6th सेंचुरी एडी में राजपूत एक किंग थे, वॉरियर थे, सूरज सेन, उन्होंने बनवाया था ऐसा माना जाता है। और कई सारे राजवंशों ने यहाँ पे रूल किया है, जैसे कि गुर्जरा, प्रतिहार, तोमर, मुगल्स, सबने इन पे रूल किया है। नेक्स्ट है गौंड मेमोरियल ऑफ रामनगर मंडला, हिस्टोरिक ग्रुप ऑफ धमनार। तो यहाँ पर धमनार में आप देखोगे मध्य प्रदेश में है 51 रॉक कट केव्स आपको मिलेंगी, स्तूपास एंड चैत्य मिलेंगे आपको यहाँ पर देखने के लिए, जो कि 7th सेंचुरी एडी के हैं। फिर भोजेश्वर महादेव टेम्पल, बहुत ही बड़ा महादेव जी का मंदिर है जिसको भोज टेम्पल भी कहते हैं हम, और ये राजा भोज ने बनवाया था, जो कि परमार राजा थे, राजा भोज, ठीक है। आपको ये देखने को मिलेगा, 11th सेंचुरी का मंदिर है। एंड रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबल वैली, तो डाकुओं के लिए चंबल वैली जानी जाती है, आपको तो पता ही होगा, राइट। कई सारी मूवीज भी चंबल वैली में आपको देखने को मिलेंगी। तो चंबल नदी, चंबल वैली जो है यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर आपको कई सारी रॉक साइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ कैसी थी एंशिएंट समय में और किस तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो ये कुछ 6 साइट्स हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब यहाँ पे 60 से ज्यादा जीआई टैग्स को चुना गया। पहली बार इंडिया के इतिहास में ऐसी बात हो रही है कि 60 प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया। अब आपके लिए भी बहुत मुश्किल और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है पढ़ाना कि मैं 60 जीआई टैग पढ़ाऊं और आपको याद करना मुश्किल है। तो कुछ आप कीवर्ड्स ढूंढिए, जैसे कि अगर बोडो वर्ड कहीं पे लिखा है तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर बोडो ढोल को जीआई सर्टिफिकेशन मिला है तो बोडो शब्द कहाँ से है, आसाम, आसाम की ट्राइब है। तो आसाम को टोटल 19, आसाम के जो प्रोडक्ट है उनको टोटल 19 ऐसे प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला है, और उन 19 प्रोडक्ट में से 14 ऐसे प्रोडक्ट है जो कि बोडो कम्युनिटी के हैं, जिनमें बोडो डोल है और बोडो से रिलेटेड बहुत सारे नाम है। तो जहां भी बोडो दिख जाए तो बता देना कि आसाम का है। आप बस याद रख लीजिए कि आसाम के टोटल 19 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई सर्टिफिकेशन मिला है। वैसे त्रिपुरा के 2 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई सर्टिफिकेट मिला है। कौन कौन से हैं, एक है मादा बड़ी पेरा, ये है माता बड़ी पेरा, और दूसरा क्या है यहाँ पे पाटचा, ये है रिंगनाई पाटचा। ये हैंडलूम वर्क है और एक खाने की मिठाई है, आप देख ही सकते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट को त्रिपुरा के जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। कुछ समय पहले रीशा बेसिकली एक अटायर है जो लड़कियां पहनती हैं, कपड़ा है, उसको भी कुछ समय पहले जीआई सर्टिफिकेशन दिया था। फिर त्रिपुरा के पाइनएप्पल को भी जीआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो अभी ये 2 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई सर्टिफिकेशन मिला है। जैसा कि मैंने कहा कि 60 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई सर्टिफिकेशन मिला है, तो सबसे ज्यादा जो जीआई प्रोडक्ट है वो कहाँ के हैं, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको जीआई टैग मिलेंगे,
कितने हैं आंसर देखो आप, 69 69 जीआई टैग प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से है और इन्होंने ओवरटेक कर लिया है तमिलनाडु को। तमिलनाडु में टोटल जीआई प्रोडक्ट कितने हैं, 58 है। तो इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि बताइए हमारे देश में सबसे ज्यादा जीआई प्रोडक्ट को होल्ड करने वाला, रखने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। कितने हैं, 69 है। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है, 58 है। अगर मैं सिटीज के बारे में बात करूं तो वाराणसी एक ऐसी सिटी है जहां पर 30 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में इतने ज्यादा जीआई टैग हैं, वो कहाँ है, वाराणसी में है। सो वाराणसी इटसेल्फ हैज बिकम अ लीडर इन द जीआई टैग गुड प्रोडक्ट्स, 30 सर्टिफाइड प्रोडक्ट हाईएस्ट फ्रॉम अ सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, कई सारे प्रोडक्ट आपको वाराणसी से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये पूरी लिस्ट है। जैसे कि बनारस की ठंडाई है, बनारस का तबला है, बनारस का मुरल पेंटिंग है, बनारस का लाल पेड़ा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मथुरा सांझी, बुंदेलखंड काठिया गेहूं, पीलीभीत बांसुरी। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि सारे के सारे वाराणसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बस लिस्ट है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। जैसा कि मैंने कहा कि 19 प्रोडक्ट हैं असम के जिन्हें जीआई सर्टिफिकेट मिला है, जिनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट किसके हैं, बोडो कम्युनिटी से हैं। अब ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई प्रोडक्ट की बातें आती, तो इस एक्ट को हमने 1993 में पास किया था और इफेक्ट में कब आया, तो 2003 में इफेक्ट में आया। और 2004 में हमने दार्जिलिंग टी, हमारी कंट्री का पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया। क्लियर हो गया इतनी कहानी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स 10-day मेगा एक्सरसाइज गगन शक्ति बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक हमारे देश में इंडियन एयरफोर्स के जितने भी एयरफोर्स स्टेशन है सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, जिसका नाम है गगन शक्ति एक्सरसाइज। कंट्री की लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है गगन शक्ति एक्सरसाइज। कहाँ हो रही है भाई ये, 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में। आंसर है पोखरण में। आप देखो कि एक्सरसाइज हो रही है। गगन शक्ति का जो लास्ट एडिशन था वो 2018 में हुआ था। डन इतनी चीजें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आप लोग अभी न्यूज में देख रहे होंगे वीवीपैट के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ फैसला आया है। कांग्रेस भी कुछ बहुत डिमांड कर रही थी, क्योंकि हर बार ऐसा एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसमें कुछ घपला हुआ है, वोटों की काउंटिंग सही से नहीं हुई है, ऐसा बोला जाता है एवरी ईयर, आपको भी पता है। तो यहाँ पे कुछ फैसला आया है वीवीपैट के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। अपोजिशन पार्टीज हैव बीन डिमांडिंग complete means 100% counting of VVPAT to increase public confidence in electronic voting machine। इन्होंने कहा है कि जो जितने भी हम वोटिंग मशीन में वोट करते हैं और वीवीपैट होते हैं, हर एक की काउंटिंग होनी चाहिए, जिससे जो वोटर्स है उनको कॉन्फिडेंस हो कि उन्होंने जिस पार्टी को, जिस पर्सन को वोट किया है उसी पर्सन को वोट मिला है, कोई भी घपला नहीं हुआ। इसलिए सुर्खियों में है। तो हम वीवीपैट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो एसएससी और रेलवे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहली बात, इसका पूरा नाम क्या होता है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका पूरा नाम होता है वीवीपैट। इसको पहली बार 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया था। आपने कभी वोटिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, आपको कुछ पार्टी के सिंबल्स दिखते हैं, आप किसी पार्टी के सिंबल को प्रेस करते हैं तो एक पर्ची निकलती है जिसमें उस पार्टी का सिंबल और उस मेंबर का नाम लिखा होता है जिसको आपने वोट किया है। वो पर्ची आपको दिखती है, लेकिन वो ईवीएम में मशीन के अंदर ही ड्रॉप हो जाती, घर ले जाने नहीं मिलती है, उसको ही हमने वीवीपैट कहा है। तो ये कह रहा है कि हर एक जो पर्ची कट के गिरी है ना, हर एक पर्ची की काउंटिंग हो, तभी हमको पता चलेगा कि वोटिंग एकदम ट्रांसपेरेंट हुई है, वोटर्स को कोई डाउट ना रहे, ऐसा अपोजिशन पार्टी कह रही है। क्लियर इतनी चीजें। चलिए फर्दर न्यूज को डिस्कशन करने से पहले अगेन मैं आपसे बोलूंगी, पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को लाइक करोगे और कमेंट करोगे। कमेंट करने से और लाइक करने से रीच बढ़ती है आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और ये चैनल सिर्फ आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के लिए ही ओपन किया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करेंगे। और पहली बार आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, डिजिटा। आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई समझदार बनो, ऐसा ही कहता है ना, ठीक है। तो अब इस समझदारी के लिए जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं और जो इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको रोकने के लिए आरबीआई बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, मतलब डिजिटा। जैसे कि समटाइम कई सारे लेंडिंग एप्लीकेशंस होते हैं जिनके जरिए, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं आप उधारी ले सकते हो, या कुछ फ्रॉड कॉल्स आते हैं। तो जैसे कि आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट से, आप मैगी लेकर आए या कोई भी प्रोडक्ट लेकर आए, तो उसमें लिखा होता है ना कि ये प्रोडक्ट फसई का सर्टिफाइड प्रोडक्ट है,
राइट। वैसे कोई भी लैंडिंग एप्लीकेशन है जहां से कस्टमर उधारी ले रहा है या कुछ बोरो कर रहा है, तो वो सारे प्रोडक्ट जो होंगे ना वो सर्टिफाइड होंगे या टैग होंगे किससे, डिजिटा से। अगर वो डिजिटा के साथ टैगिंग है, वेरीफाइड है, तो ही वो ऑथेंटिकेट माने जाएंगे। अगर डिजिटा की टैगिंग नहीं है तो ऐसे एप्लीकेशन को अनऑथोराइज्ड माना जाएगा। और इन्होंने तो गूगल के साथ भी कोलैबोरेशन कर लिया और कह दिया कि ऐसे कोई लैंडिंग एप्लीकेशन जो कि इनसिक्योर है उनको आप गूगल प्ले से एलिमिनेट कर दो, जिनको डिजिटा का टैग हमने नहीं दिया। सिंपल कहानी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग establishing a Digital India Trust Agency to combat cyber fraud and illegal trading lending application. It will be responsible for stopping illegal lending app from popping up. इसलिए ये बात की गई है, ठीक है। Done. Any app which will not carry the verified tag of Digita will be considered unauthorized, and Digita would verify digital lending app to ensure that comply with the RBI regulation and guidelines. हर एक एप्लीकेशन जो कि लैंडिंग एप्लीकेशन है वो गाइडलाइंस फॉलो करता है, आरबीआई की नहीं। इस बात को इंश्योर करेगा डिजिटा, और डिजिटा अपना टैग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इससे फाइनेंशियल फ्रॉड को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है वेदांता। वेदांता ग्रुप का कंपनी है बाल्को, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी सर्टिफाइड विद ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे ASI का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। ASI का मतलब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से नहीं है। यहाँ पर ASI का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम स्ट्यूवर्डशिप इनिशिएटिव, ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन पाने वाली हमारे देश की पहली एल्यूमिनियम कंपनी कौन बन गई है, बाल्को बन गई है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ASI का, इसको 2012 में लाया गया था ट्रांसपेरेंसी को और गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए, और एल्यूमिनियम सेक्टर की जो कंपनीज है उनमें इसे 2014 में लाया गया था, ठीक है। 3 पैरामीटर्स होते हैं जहां पे हम किसी भी कंपनी को मापते हैं, मेजर करते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं। कौन कौन से, एनवायरमेंट, आप किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, आप एल्यूमिनियम कंपनी से जुड़े हुए हो, वो कितनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब आप एनवायरमेंट के डायरेक्शन में कितना काम कर रहे हैं। सोशल एंड गवर्नेंस, ये परफॉर्मेंस देखी जाती है और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो पहली कंपनी हमने देखा है बाल्को बन गई है, और इनका अपना एक टारगेट भी है कि हमें नेट कार्बन एमिशन 0 करना है बाय 2050, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट 2070 का है। इनका टारगेट 2050 का आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा आपके एग्जाम में, आप अभी जो भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, SSC का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, सभी एग्जाम के लिए 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 ही है, उन 12 के 12 5 ईयर प्लान को रट लीजिए। आपको पता होना चाहिए किस 5 ईयर प्लान में कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, कौन सी घटनाएं हुई हैं। जैसे जब भी आपके दिमाग में सेकंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान आए, तो ये वो समय है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे देश में ओपन हुई। तो सेकंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान में कौन कौन से एल्यूमिनियम प्लांट्स को सेटअप किया गया, एक छोटी सी जानकारी हम ले लेते हैं। जैसे कि 1943 की बात है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी को सेटअप किया गया था। ये क्या करती थी, फैब्रिकेटेड सीट्स तैयार करती थी, ठीक है, 1943 में। फिर आप हिंडल्को के बारे में जानते होंगे, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी उत्तर प्रदेश, इसको भी 1958 में सेटअप किया गया था अंडर द सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में भी कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। जैसे कि बाल्को के बारे में बात कर रहे थे, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको भी 1965 में ही फॉर्म किया गया था। फिर अगर हम बात करते हैं मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु में, इसको भी 1965 में ही फॉर्म किया गया था। वैसे ही इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इसको भी कर्नाटका में 1960 में ही फॉर्म किया था। तो आपने देखा कितनी सारी कंपनीज हैं एल्यूमिनियम सेक्टर से जुड़ी हुई, जो कि सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान में तैयार हुई हैं। तो आप सारे 5 ईयर प्लान को पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब आरबीआई कुछ और भी कहता है। जागो ग्राहक जागो भी तो कहता है कि नहीं कहता है? बिल्कुल कहता है, पर अभी कुछ और कह रहा है। अभी ये कह रहा है कि हमने 100 मिलियन का जो बेंचमार्क है वो ब्रेक कर दिया है, और हमारे देश में जो क्रेडिट कार्ड इशू है, जितने लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी संख्या 100 मिलियन प्लस है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड ब्रीच द 100 मिलियन मार्क इन द इंडिया, ऐसा आरबीआई का डेटा है, आरबीआई ने कहा है। एंड लास्ट मंथ में हमारे देश में 1.1 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशू हुए हैं। सबसे ज्यादा वो कौन सा बैंक है जो कि क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक है, जिसने सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू की है, 20.4 मिलियन। फिर है SBI कार्ड, जिसने 18.8 मिलियन
क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं, और फिर आईसीआईसीआई बैंक है जिन्होंने 16.9 मिलियन क्रेडिट कार्ड को इशू करने का काम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं पारादीप पोर्ट ओडिशा के बारे में। पारादीप पोर्ट द टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया इन 23-24, 2023-24 की बात हो रही है। पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें बताया है कि 2023-24 में सबसे ज्यादा कार्गो को हैंडल करने वाला पोर्ट कौन बन गया है? पारादीप पोर्ट बन गया है, और इसने ओवरटेक कर लिया है। किसे ओवरटेक करा है? दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात को। दीनदयाल पोर्ट पिछले 16 साल से टॉप पर था, अब इसको ओवरटेक किसने कर लिया है? पारादीप पोर्ट ने कर लिया है, उड़ीसा में है, और इसकी सबसे ज्यादा आपको कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इन्होंने देखो यहाँ पर 145.38 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ पर इन्होंने इतनी कार्गोस को इतने हैंडल करने का काम किया है। ठीक है, इन 23-24 द पारादीप पोर्ट हैंडल 145.38 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गो, जो कि ग्रोथ हुई है 7.4% की। लेकिन जो पारादीप पोर्ट है इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो इसने हैंडल किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 289 मिलियन मैट्रिक टन पारादीप पोर्ट की टोटल कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या कहते हैं? इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी हमारे देश में मेजर पोर्ट है, अभी फिलहाल आप देखोगे तो 12 मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इंडिया में। तो हमारे जितने भी मेजर पोर्ट्स है उनमें बर्थ प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? पारादीप पोर्ट की है। पारादीप पोर्ट ने लास्ट ईयर 21,665 मतलब 21,665 ऑफ रैक्स को मैनेज किया था, और 7.65% इनकी ग्रोथ भी देखी गई है। ठीक है, पारादीप पोर्ट के बारे में बात करते हैं। पारादीप पोर्ट को 1962 में 1962 में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने सेटअप किया था। फिर 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओनरशिप ले ली और मैनेज करना शुरू कर दी, और 1966 में 1966 में पारादीप पोर्ट को गवर्नमेंट ने मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था। ठीक है, हमारे देश में 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेजर पोर्ट की बात करते तो पहले हमारे देश में 13 मेजर पोर्ट थे। बाद में जो चेन्नई पोर्ट था उसने एक्वायर कर लिया था एन्नौर पोर्ट को, इसलिए 2020 की घटना है ये, और हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोर 2.0। किसने लॉन्च किया है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी ने लॉन्च किया है सिक्योर को। क्यों भाई? अब आप लोग भी कभी ट्रेडिंग करते होगे, शेयर मार्केट से कोई शेयर परचेस किया हो, आपकी भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट हो सकती है, तो यूजर की जो भी कंप्लेंट है उनको लॉन्च करने, कंप्लेंट को रजिस्टर करने, उन कंप्लेंट को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली इस स्कोर को लॉन्च किया गया है। पहला वर्जन 2011 में आया था, और इसका ही अपग्रेडेड वर्जन ये दूसरा स्कोर 2.0 को लॉन्च किया है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अनवील्ड एंड अपग्रेडेड 2.0 वर्जन ऑफ द सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या है? सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां पर इन्वेस्टर सिक्योरिटी मार्केट के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। 2011 में इसका पहला वर्जन लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये जो घटनाक्रम है ये बहुत पुराना है। मार्च में अनाउंसमेंट किया था आरबीआई ने, मतलब मार्च में आरबीआई ने अप्रूवल दिया था और कहा था 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएगा। इसलिए हम बस शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनली 1 अप्रैल के बाद से इन दोनों का मर्जर हो गया है, जिसको आरबीआई ने मार्च में अप्रूव कर दिया था। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हो चुका है। तो मर्जर से लेके क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट है IOCL, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पार्टनरशिप की है पैनासोनिक के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल। अब देखो, गवर्नमेंट कार्बन एमिशन 0 चाहती है, और बोला है इन्होंने कि हम 2030 तक 10 मिलियन ईवी को सेल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को आप सेल करेंगे उसके लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, और बैटरी किससे बनेगी? लिथियम आयन सेल, लिथियम आयन बैटरी होगी। तो इसलिए यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने की बात की जा रही है। अभी तक लोकेशन क्या होगी प्लांट की, अनवील नहीं किया है, रिवील्ड नहीं किया है। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है पैनासोनिक एनर्जी के साथ टू क्रिएट अ जॉइंट वेंचर फॉर प्रोड्यूसिंग लिथियम आयन सेल इन इंडिया। This collaboration is in response to expected increase in the demand for electric vehicles, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, जिसके लिए हमें इन सेल्स की रिक्वायरमेंट है। डन। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट हैव टच अ रिकॉर्ड ब्लैंक इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, अ ग्रोथ ऑफ
32.5% ओवर द लास्ट फिजिकल। देखिएगा अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा कंक्लूड हुआ है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है तो उसमें पूछा गया है कि जो प्रीवियस अभी हमारा 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है, उसमें टोटल डिफेंस सेक्टर में हमने कितना एक्सपोर्ट किया। आपको पता है कई सारी डील हुई थी, फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस को देने की डील हुई थी, गुयाना के साथ हम डोनियर एयरक्राफ्ट को बेच रहे थे, तो हमने कई सारे ऐसे अपने इक्विपमेंट्स को, वेपन्स को बेचा है। तो डिफेंस सेक्टर में हमने काफी एक्सपोर्ट किया है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2023-24 में जो ग्रोथ देखी गई है वो 32.5 की देखी गई है। पूछा है कि वो डेटा क्या है, वो अमाउंट कितना है, तो 21,083 21,083 करोड़ रुपीज, 21,083 करोड़ रुपीज, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप के बारे में। 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुई थी। मेंस कैटेगरी एंड वीमेंस कैटेगरी दोनों कैटेगरी में इस नेशनल चैंपियनशिप को किसने जीता है, महाराष्ट्र की टीम ने जीता है, और जो विनिंग टीम है उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। बस इतना याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया और नेपाल के बारे में। सो इंडिया एंड नेपाल एग्री टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन। देखिएगा अभी 3 दिन की एक कॉन्क्लेव हुई थी, कहां पर, काठमांडू में हुई थी। और ये कॉन्क्लेव किस बात पे थी, इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, जिसको कहां पे, काठमांडू में ऑर्गेनाइज किया गया था। किसने ऑर्गेनाइज किया था, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल, और इन्होंने कोलैबोरेशन किया था सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और इंडिया फाउंडेशन के साथ। तो 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें दोनों देशों के रिसर्चर्स इस बात पे एग्री हुए कि हमें संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए, संस्कृत भाषा की जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो इंस्क्रिप्शंस है, उनको पढ़ना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो इसलिए ये सारा काम किया जा रहा है। तो इंडिया and Nepalese Sanskrit scholar have agreed to work jointly to promote research and education of the Sanskrit language। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, ये जो स्टडी सेंटर बनाया जाएगा बिटवीन नेपाल और इंडिया, संस्कृत स्टडी सेंटर कहाँ पर होगा, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल में होगा। इसके अलावा महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में है, इनको असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, किसको, नेपाल को असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे नेपाल में गुरुकुल्स को भी सेटअप किया जा सके। इसलिए प्रपोजल पूरा तैयार हुआ है। अब संस्कृत आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है, बहुत ही प्राचीन भाषा है। हमारे जो वेदास हैं वो भी संस्कृत भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया था। ठीक है, संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे देश की, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 8 में मेंशन है, 8वीं अनुसूची में आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करो। माता बेरी पैरा एंड पचरा रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो अभी हमने देखा त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं ये दोनों प्रोडक्ट। डन है। अब यहां पर एक और चीज सुर्खियों में है, वो है कच्चा तीबू आइलैंड, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो कच्चा तीबू आइलैंड आज से नहीं, 1974-75 से इंडिया और श्रीलंका के बीच में विवादित है और आज भी इस पे विवाद बना हुआ है। तो कच्चा तीबू आइलैंड जो अभी न्यूज में है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। आप इस मैप में देख पाएंगे ये पाक स्ट्रेट है और यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये कच्चा तीबू आइलैंड है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। विच कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका वॉज हिट बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन गैमिन। तो गैमिन जो साइक्लोन आया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसने कहां पर हिट किया है, तो आंसर हो जाएगा मेडागास्कर में। आप यहां पर देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है आपका मेडागास्कर, जहां पर इस साइक्लोन ने हिट किया है। रिसेंटली हाउ मेनी साइट्स हैव बीन एडेड टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। कितनी साइट्स को जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है, कल हमने देखा था 18 ऐसी साइट्स है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, Where is the world largest single location copper manufacturing plant owned by Adani located? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर प्लांट जो कि अडानी ग्रुप होल्ड कर रहा है, इसका पहला फेज ऑपरेशन में आ गया है। कहां पर, आंसर हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन बी। What is the name of India's first AI based film? AI हमारे लिए अगर अच्छा है तो AI का कुछ मिसयूज भी है। तो AI का क्या मिसयूज है, क्या किस तरीके से ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक है, इसके लिए एक फिल्म बनाई गई है, इसलिए कहा जा रहा है AI बेस्ड फर्स्ट फिल्म है इंडिया की, जिसको 4 अप्रैल को बेसिकली मार्केट में या थिएटर्स में लाया जाएगा। नाम है ईरा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द मूवी इज प्रोड्यूस्ड बाय बिग फिल्म मीडिया एंड डायरेक्टेड बाय सैम भट्टाचार्य जी। ठीक है। Which IIT has developed an indigenous electric standing wheelchair called Neo Stand?
यहाँ पर आप जो ये व्हील चेयर देख रहे हो, इस व्हील चेयर का नाम है न्यू स्टैंड। इसमें एक बटन होती है, तो कोई बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से खड़ा भी हो सकता है जो व्हील चेयर पे है। तो इस तरीके से इस व्हील चेयर को रेडी किया गया है। किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। Next है which has tested the first aircraft named Mark 1A, the advanced version of fighter jet Tejas in the March 2024। तो जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है उसका एडवांस वर्जन मार्क 1A की टेस्टिंग हुई है। किसने की है? HAL ने की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट है द सेकेंड एडिशन ऑफ IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंक्लूडेड एट मोजाम्बिक। रिसेंटली ये सेकेंड एडिशन था। अब यहाँ पे किस 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? तो IMT का क्या मतलब है? इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। इन तीनों देशों के बीच की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी जिसका सेकेंड एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रिसेंटली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। किस प्लेस पे से ऑर्गेनाइज किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पे किया गया था? रोम में किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप आराम से पढ़ सकते हैं एंड PDF के लिए आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और टेक केयर एंड बाय बाय।